तो आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग संसदीय व्यवस्था को अपनाए हैं, मगर हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था का अपनाए तो ज़रूर है, मगर इस संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत का विस्तार से चर्चा नहीं किया गया है। इम्पोर्टेंट लाइन है। केवल इसके बारे में 2 ही अनुच्छेद में संक्षिप्त रूप में इसका सामान्य वर्णन है। एक तो 74 में, एक 75 में। 74 में ये दिया गया है, मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख है, और 75 में मंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ, वेतन और भत्तों से संबंधित वाली बात है। तो इसमें केवल यही याद रखना है कि संसदीय व्यवस्था जरूर अपनाएं हम लोग, लेकिन संसदीय व्यवस्था का सिद्धांत हमारे संविधान में विस्तार रूप से नहीं दिया है। इसके बारे में केवल 2 ही अनुच्छेद बताता है, 74 और 75। BBI लाइन है। उसके बाद याद रखना है कि तब आते हैं अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का जिक्र है। मंत्री परिषद एक बड़ा आकार का होता है, जबकि मंत्रिमंडल छोटा। तो 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और बोला गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही काम करेगा। बिल्कुल, ये भी 74(1) में बोला गया है। और फिर ये बोला गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा जब मंत्री परिषद उस विचार को भेजे तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद का सलाह मानने के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। ठीक है, और मंत्री कैसा सलाह दे रहा है इसकी जांच न्यायालय में नहीं हो सकती है। ये इस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि मंत्री का या मंत्री परिषद का भारत के संविधान में विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो ये सारा बात 74 में दिया है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये सारा बात 74 में दिया है। 75 में क्या दिया है? तो 75 में दिया है कि जो PM है उसकी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, और PM की सलाह पे अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, फिर 75 में ही मंत्री की नियुक्ति हो गया। ठीक है, मंत्री की नियुक्ति हो गया 75 में। एक सेकेंड। मंत्री की नियुक्ति हो गया। फिर 75 में ही मंत्री परिषद के आकार के बारे में जिक्र है। मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो मंत्री परिषद का आकार होता है ये लोकसभा पर डिपेंड करता है। अब मंत्री परिषद का मिनिमम कितना आकार होना चाहिए बताओ, तो वो हम देखेंगे। और दल बदल के आधार पे संसदीय सदस्यता को आयोग घोषित, तो मंत्री पद के लिए भी आयोग। तो मतलब दल बदल के आधार पे संसदीय आयोगता घोषित होता है। ये बात सही है कि नहीं? फिर उसके बाद 75 में ही दिया हुआ है कि जो मंत्री है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। कैसे? ये लाइन सही है कि गलत? तो बोलना सही। तो जब प्रधानमंत्री बोलेगा कि मंत्री को हटा दीजिए तो राष्ट्रपति हटा देगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मंत्री परिषद जो है 75(3) में लिखा है। 3 में लिखा है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायित्व होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के उत्तरदायित्व होता है मंत्री। फिर पद के बारे में लिखा हुआ है कि पद और गोपनीयता की शपथ लेता है मंत्री लोग। फिर जो लिखा हुआ है कि अगर 6 माह से अधिक तक मंत्री नहीं रहा संसद में तो वो अयोग्य हो जाएगा। 75(5) में लिखा हुआ है। फिर मंत्री के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होंगे, ये 75(6) में लिखा है। तो देखिए ना 75 में कितना सारा बात लिखा है। तो देखो क्या क्या लिखा था 75 में। 75 में लिखा था मंत्री की नियुक्ति देख लिए, PM की नियुक्ति देख लिए, मंत्री परिषद का आकार देख लिए, मंत्री परिषद दल बदल के आधार पर किस तरीके से अयोग्य हो सकता है, ये बात 75(1)(b) में है। 75(1)(b) में बोल रहा है कि अगर कोई संसद सदस्य
अगर कोई सांसद सदस्य दल प्रधान के आधार पर अयोग्य हो जाता है तो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। फिर 75(2) में है कि मंत्री क्या होगा, राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। और 75(3) में क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। 74 में शपथ है। 75 में क्या है, 6 मास अब्सेंट है तो मंत्री नहीं बन पाएंगे। नहीं सॉरी 75 में है ये बात। 75(5) में अगर कोई संसद सदस्य नहीं भी है तो 6 माह तक के लिए मैक्सिमम मंत्री के पद पे आ सकता है। फिर मंत्री का वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होगा, ये भी लिखा था। तो 74 देख लिए, 75 देख लिए। अब देख रहे हैं 76 में अटॉर्नी जनरल का पद है, वो बाद में पढ़ाएंगे। और तो 77 में क्या है, तो 77 में लिखा हुआ है 77 में कि जितना भी सरकार का काम होता है वो सभी राष्ट्रपति के नाम पे होगा। यही 77(1) में है। और यहाँ पे 77(2) में 3 में लिखा हुआ है 2 में कि भारत सरकार का जितना काम है तो इसको सुगम आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति नियम बना सकता है। फिर 75(3) में क्या है कि मंत्री के बीच कार्य का आवंटन करने के संबंध में नियम। एक तो काम को आसान बनाने के लिए नियम बना सकता है और एक मंत्रियों के बीच काम को बंटवारे करने आवंटन करने के लिए भी नियम बना सकता है। ठीक है, तो 77 में 2 चीज़ है, नियम बनाने वाला बात है और सारा काम संघ सरकार का किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। 78 में क्या है, कर्तव्य है मंत्री का, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राष्ट्रपति को लेके। क्या क्या कर्तव्य है, तो मंत्री परिषद जो भी निर्णय लिया है ना उस सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को बताए। पीएम का कर्तव्य है कि जो भी मंत्री परिषद निर्णय लिया है वो सारे निर्णय को राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। या फिर राष्ट्रपति कोई अपने आप से मांग ले किसी चीज़ की सूचना तो वो भी देना पड़ेगा। या फिर ये अगर मान लो कोई मंत्री निर्णय ले लिया है तो पीएम जाके बोलेगा राष्ट्रपति को कि इसके निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाए। तो ये कर्तव्य है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति। फिर 88 में क्या है, 8 तो इस 88 में मंत्री का भी अधिकार है और इसमें 88 में अटॉर्नी जनरल का भी अधिकार है। तो देखो किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। भले मंत्री लोकसभा का हो तो राज्यसभा में जाके बोल सकता है, बैठ सकता, राज्यसभा का है तो लोकसभा में जाके बोल सकता, बैठ सकता। ये वाला अधिकार केवल मंत्री को अटॉर्नी जनरल को मिलता है और किसी को नहीं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी अधिकार है किसी मंत्री को भाग लेने का और अटॉर्नी जनरल को। फिर ये भी अधिकार है कि मंत्री हो या अटॉर्नी जनरल जिस समिति का सदस्य होता है उसके कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ये इतना तो सही है, लेकिन कभी मतदान नहीं कर सकेगा। जिस सदन का सदस्य केवल उसी में मतदान करेगा। ठीक है, मंत्री द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति। तो देखो 74 में लिखा है ना कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा। ठीक है, लेकिन ये जो सलाह है, ये सलाह जो दिया जाएगा, ये मंत्री परिषद को जो सलाह दिया जाएगा 42वां 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया है, मंत्री परिषद के सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्य बना दिया गया है कि आपको सलाह मानना ही पड़ेगा और इन सलाह को न्यायालय में जांच भी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच एक अंतरंग गोपनीय संबंध। अब मंत्रियों की नियुक्ति, ये तो बता ही दिए कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और पीएम की सलाह पे अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है बशर्ते वो 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाए। मंत्रियों की शपथ और वेतन, तो मंत्री है तो वो मंत्री लोग 2 चीज़ का शपथ लेगा, एक पद का और अपने गोपनीयता का। अनुसूची 3 में इनके शपथ का विवरण है। ठीक है, और याद रखेंगे प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, फिर उप मंत्री हो, तो इन सभी के शपथ का जो प्रारूप है, शपथ का जो लक्षण है एक ही प्रकार का है।
ठीक है। अब मंत्री के वेतन और भत्ते क्या होते हैं, समय समय पे निर्धारित होते हैं। मंत्री का उत्तरदायित्व, तो आपको याद रखना है यहाँ पे मंत्री का उत्तरदायित्व, मंत्री का केवल व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व है। विधिक उत्तरदायित्व न ही मंत्री का है केंद्र में न ही राज्य में। ये जो विधिक उत्तरदायित्व है ये भारतीय संविधान में नहीं है लक्षण, लेकिन व्यक्तिगत या सामूहिक उत्तरदायित्व का लक्षण है भारतीय संविधान में। ये अमेरिका के संविधान में ये लक्षण है। सामूहिक उत्तरदायित्व है उल्लेख इसमें 75(3) में, 3 का तिगड़ा काम बिगड़ा, पूरी तरीके से सामूहिक 75(3) याद रखेंगे। व्यक्तिगत है 75(2) में। लेकिन विधिक उत्तरदायित्व कहीं नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। विधिक उत्तरदायित्व नहीं है मतलब कोई भी काम होता है दस्तावेज, तो उस पे मंत्री का हस्ताक्षर नहीं होगा, न्यायालय में मंत्री जवाबदेही नहीं होगा किसी काम के लिए। ये हुआ इम्पोर्टेंट था ये भी। मंत्री का सामूहिक उत्तरदायित्व तो पता ही है, मंत्री जो है संसदीय सरकार प्रणाली का मौलिक सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व वाला। मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा, तो लोकसभा के प्रति। ये 75(3) में लिखा है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि अगर किसी मंत्री परिषद को, अगर किसी सरकार को लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाए किसी सरकार के खिलाफ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ सकता है। मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्री के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। इनका निर्णय सभी केंद्रीय मंत्री के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मंत्रिमंडल छोटा है और उससे बड़ा है मंत्रिपरिषद। तो जो मंत्रिमंडल निर्णय लेगा ना वो सभी मंत्रिपरिषद पे या मंत्रियों पे क्या होता है, बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी होता है। मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रह सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। हाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो मंत्री। राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर ही हटा सकता है। मतलब ये जो शक्ति है प्रसाद पर्यंत वाला, तो ये प्रधानमंत्री का ही शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति प्रयोग करता है उसकी सलाह पे। अब यहाँ पे देखो विधिक उत्तरदायित्व की संकल्पना के बारे में। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। विधिक उत्तरदायित्व की संकल्पना आपको याद रखना कि ये केवल ब्रिटेन में है, भारत में नहीं। इसका मतलब हुआ कि पूछे विधिक उत्तरदायित्व की संकल्पना कहाँ है, तो केवल ब्रिटेन में, भारत में नहीं। विधिक उत्तरदायित्व का मतलब यही होता है कि जो भी दस्तावेज उस पर हस्ताक्षरित करना और कोई भी लॉ बनता है तो उसके लिए न्यायालय में जवाबदेही बनना, तो ये केवल है ब्रिटेन में, भारत में नहीं। ठीक है, याद रहेगा। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है, किस मंत्री ने हिंदू कोड बिल पर अन्य मंत्रियों से मतभेद के कारण 1953 में त्याग पत्र दिया। तो ये तो पता ही, अम्बेडकर थे। कब दिया, 53 में। 53 से याद रखेंगे 3 का तिगड़ा काम बिगड़ा। राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। किस देश के कानून के रूप में स्वीकृति है, मतलब कहाँ पे बोला जाता है कि द किंग कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो ब्रिटेन में ऐसा माना जा सकता है कि राजा कुछ भी गलत नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन डीसी करंट का स्रोत है, मतलब डीसी करंट कहाँ से निकलता है, तो ट्रांसफार्मर है ना, यहाँ से एसी करंट प्रोड्यूस होता है। और जो बैटरी होता है मोबाइल चार्ज, और डीसी करंट प्रोड्यूस होता है। टरबाइन से तो इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा ट्रांजिस्टर। ये हो जाएगा। डीसी करंट का स्रोत है तो सिर्फ ये हो जाएगा, स्रोत कौन है, ये है, बाकी ये सब नहीं है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, डीसी करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसमें एसी से डीसी में बदलता है ये, ठीक है।
अब उप प्रधानमंत्री का पद, तो उप प्रधानमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, यानी कि हमारे संविधान में चर्चा नहीं उप प्रधानमंत्री का पद। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे पटेल भाई। जैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद 93 में है, उपराष्ट्रपति का पद 63 में है, राज्यसभा के सभापति का पद 89 में है, राष्ट्रपति का 52 में है, तो प्रधानमंत्री का 74 में है, मंत्रिपरिषद भी एक संवैधानिक निकाय है 74 में है। तो ये सब संवैधानिक पद संवैधानिक निकाय है, लेकिन कभी भी उप प्रधानमंत्री का पद कोई भी अनुच्छेद में नहीं है। भारत सरकार के कार्य आवंटन से जुड़े नियमों की जानकारी। ये जो कार्य आवंटन होता है कार्य आवंटन के लिए, तो ये 1961 के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार होता है। और कार्य आवंटन के लिए नियम कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, ये सर का मस्ट नोट्स है, नोट्स इसी से हम भी नोट्स पढ़ते हैं, बिजोड़ है। फिर आपको याद रखना मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार का मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री को हम लोग क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल भी बोलते हैं। और राज्य मंत्री, उप मंत्री। एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा था कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री का स्तर है, तो 3 ही प्रकार का मंत्री का स्तर है। लेकिन ये जो वर्गीकरण है संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। मंत्रिपरिषद में 3 ही प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, और लेकिन इसका वर्गीकरण संविधान में उल्लेख नहीं है। दूसरा है मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें बताई गई कि 3 ही प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसी कैबिनेट मंत्री में अगर पीएम को भी मिला लेते हैं तो ये बन जाता है मंत्रिमंडल। ठीक है, और कई बार मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल कर दिया जाता है, लेकिन मंत्री का स्तर कितना है? 3। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जिसको क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। इसका उल्लेख है किस अनुच्छेद में? तो 352 में। लेकिन मंत्रिपरिषद का था 74 में, लेकिन मंत्रिमंडल का था 352 में। केंद्र सरकार का जितना भी प्रमुख कार्यालय है, मंत्रालय है, वो कैबिनेट मंत्री के पास ही होता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, सही बात है। नीति निर्माण में इसका प्रमुख भूमिका होता है। सबसे मंत्रिपरिषद से ज़्यादा पावरफुल मंत्रिमंडल ही होता है। इसका वर्णन है 352 में, यानी कि ये भी संवैधानिक निकाय है। ये समझो एक तरीके से संपूर्ण केंद्र सरकार को ही ये रिप्रेजेंट करता है प्रमुख तौर पे। अब यहाँ पे देख लो 3 स्तर है। कैबिनेट मंत्री तो पढ़ लिए मंत्रिमंडल में कि कौन होता है। अब देखें राज्य मंत्री के बारे में, तो राज्य मंत्री के पास क्या होता है? मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, लेकिन आगे पढ़ाएंगे उप मंत्री तो उनको नहीं दिया जाता है। ये कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी के रूप में काम करते हैं। दूसरी बात याद रखना है, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हुए भी इसके बैठक में भाग, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते इसी कारण इसके बैठक में भाग भी नहीं लेते। कैबिनेट मंत्री का ये सदस्य नहीं ना है राज्य मंत्री, इसी कारण इसके बैठक में भी भाग नहीं लेगा। दूसरी ओर कैबिनेट की बैठक के विशेष रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, भले इसको वेलकम किया जा सकता है कैबिनेट की बैठक में, लेकिन सामान्य तौर पे जो बैठक होता है कैबिनेट का, तो उसमें राज्य मंत्री भाग नहीं लेता है, क्योंकि उसका सदस्य है ही नहीं। इसका रोल बस यहाँ है कि इसे स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। मंत्रालय का एक होता है उप मंत्री, तीसरा वाला, तो इसको सबसे कम का अधिकार है। सबसे ज़्यादा अधिकार है कैबिनेट मंत्री को, फिर राज्य मंत्री को, फिर उप मंत्री को। इसको मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, तो 9 लिखा हुआ है। ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के सहायक रूप में, तो यस। केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है ये भी, जैसे राज्य मंत्री के जैसा, तो ये भी बैठक में भाग लेगा नहीं। इसको आमंत्रित किया भी नहीं जाता है, न ही बैठक में भाग लेगा। ठीक है, तो इसका स्थिति तो राज्य मंत्री से भी गड़बड़ है।
अब आते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल शब्द। मंत्री परिषद क्या है, ये बहुत बड़ा निकाय है, इसके अंदर मंत्रिमंडल भी शामिल होगा। लेकिन मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है, लेकिन इसके पास पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके पास पावर क्या है, सबसे ज़्यादा है। पहला आते मंत्रिपरिषद, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। तो ये जो मंत्रिमंडल है ना, मेन वही बताएगा कि आपको क्या क्या काम करना है। यह मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू कराती है। मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेगा उसी का निर्णय लागू कराएगा। यह एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 74 में यही गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, तो संवैधानिक निकाय हो गया, क्योंकि 74 में इसका वर्णन है। जो मंत्री परिषद होता है वही लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी तो होता है। और जो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री का स्तर होता है। एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। इसका मंत्री परिषद का अधिकतम आकार क्या हो सकता है, तो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं, और मिनिमम 12, ये तो पारा आ जाएगा। दूसरी तरफ आते हैं मंत्रिमंडल, तो ये ज़्यादा बड़ा पावर है। इसका काम क्या है, तो मंत्री परिषद को निर्देशित देना, डायरेक्शन देना। और मंत्रिमंडल का जो निर्णय है, याद रखेंगे, ये तो सभी मंत्रियों पर तो बाध्यकारी है ही, साथ ही मंत्री परिषद पर भी इसका निर्णय बाध्यकारी है। यह मंत्री परिषद द्वारा अपने निर्णयों का अनुपालन की देखरेख करता है। तीसरा, ये मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आपातकाल के बाद 1978 में 352 नंबर के अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया। ये इसका काम क्या है कि यह मंत्री परिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करना, मतलब किस तरीके से जवाबदेही बन सके मंत्री परिषद का, उसी को क्या करता है, लागू करवाता है। और एक बात याद रखेंगे, मोटा मोटी इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा है, लेकिन पावर में ये ज़्यादा बड़ा होता है और ये कम होता है। ठीक है। मंत्रिमंडल की भूमिका, मंत्रिमंडल का क्या भूमिका है, तो यही आर्टिकल मंत्री परिषद देख लिए, अब आर्टिकल 352 वाला देख रहे हैं। तो यह राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी निर्णय लिया जाता है उससे संबंधित ये सबसे बड़ा निकाय है। केंद्र सरकार के मुख्य नीति निर्धारण अंग है ये। केंद्र सरकार की सबसे उच्चतम कार्यकारिणी कोई पूछा जाए तो कौन है, मंत्रिमंडल ही है, ना कि मंत्री परिषद। जितना भी प्रमुख पदों पर नियुक्ति होती है वो सारा डिसीजन मंत्रिमंडल का होता है, और इसी का सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी को भी नियुक्त कर देगा। केंद्रीय प्रशासक जो होते हैं उसका मुख्य समन्वयक के रूप में काम करता है, समन्वय के रूप में। फिर मंत्रिमंडल का और भी भूमिका है, यह एक सलाहकारी, राष्ट्रपति की सलाहकारी निकाय है। असलाहकारी ही नहीं, बाध्यकारी भी है इसका परामर्श, मंत्री पर भी, राष्ट्रपति पर भी, मंत्री परिषद पर भी। कोई भी मान लो आपातकाल परिस्थिति है, जैसे कोरोना, उससे निपटना है तो यही प्रमुख रूप से निपटती है। चाहे कोई देश का बड़ा निर्णय भी लेना हो तब भी यही लेगी। सभी विदेश नीति और मामलों को भी देखता है, जैसे जयशंकर है विदेश मंत्री, तो मंत्रिमंडल का अंग है ना, तो यही देखेगा। एक होता है आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट, तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसमें कुछ ही कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और कुछ उनका विश्वासी लोग होते हैं। आपस में कुछ लोगों को, सेलेक्टेड मंत्री लोग को चुनकर इसको बनाया जाता है। मंत्रिमंडल समितियाँ, ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है। मंत्रिमंडल समितियाँ क्या होती है,
तो जो आपका मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल समितियां के माध्यम से ही काम करता है। पहला, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, मोस्ट वीवीआई, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है मंत्रिमंडल समिति का। जो नियम है सदन का उसमें इसका उल्लेख है, यानी कि मंत्रिमंडल समितियां कैसा है, संविधानोत्तर निकाय है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। यह संसदीय समिति अलग है, ये मंत्रिमंडलीय समिति है। संसदीय समिति का काम है संसद में भूमिका निभाना, उसके कार्यों में। ये सिर्फ मंत्रिमंडल के काम में भूमिका निभाएगी। यह 2 प्रकार का है, अस्थायी और अस्थायी। कुल मिलाकर 8 मंत्रिमंडल सदस्य हैं, समितियां हैं। कितना? 8। 8 बार बिहार में आप राष्ट्रपति शासन लगा है, ऐसे याद कर सकते हो। यह प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पे जैसा परिस्थिति है, जरूरत समझे तब इसका गठन किया जाता है। मंत्रिमंडलीय समिति, इसके जो सदस्य होते हैं वो तो केंद्रीय मंत्री होंगे ही, लेकिन कई बार अन्य मंत्री भी इस समिति के सदस्य बन सकते हैं। अगर किसी चीज का मंत्रिमंडल समिति बन रहा है तो केवल उससे संबंधित मंत्री नहीं, कुछ और भी वरिष्ठ मंत्री भी इसमें समिति में भाग ले सकते हैं। याद रखेंगे, मंत्रिमंडल का अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री ही करेगा। लेकिन 2 ऐसा मंत्रिमंडल समिति है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं करता है। एक तो संसदीय मामले की मंत्रिमंडल समिति और एक आवास समिति। इसका काम क्या है कि जो भी मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, छोटा वाला निकाय जो पावरफुल है, तो उसके निर्णय को और प्रभावी बनाना। 8 प्रकार का मंत्रिमंडलीय समिति है। पहला कौन है, तो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसी को सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। दूसरा कौन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। तीसरा कौन है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, नियुक्ति पे किसको किसको डालना है वो। चौथा है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होगा, गृह मंत्री होता है। बाकी तीनों का कौन होता है, प्रधानमंत्री। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, आवास मंत्रिमंडलीय समिति, तो इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। निवेश और समृद्धि संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, रोजगार के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। तो देखो, एक रोजगार के लिए है, एक निवेश के लिए, एक आवास के लिए, एक सुरक्षा के लिए है, एक संसदीय मामलों के लिए है, एक नियुक्ति के लिए है, एक आर्थिक मामले के लिए, एक राजनीतिक मामले के लिए है। तो ये टोटल 8 प्रकार का मंत्रिमंडलीय समिति है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, और सामान्यतः इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, केवल आवास और संसदीय मंत्रिमंडल को समिति को छोड़ के। इसका सदस्य मंत्री होता है, लेकिन कुछ और भी सदस्य हो सकते हैं। अब सवाल बनाते हैं, प्रधानमंत्री किस कैबिनेट कमेटी के सदस्य नहीं है, तो बताए थे, एक आवास वाला और एक संसदीय मामलों वाला। इन दोनों का अध्यक्ष नहीं है, बाकी 8 में से 6 का अध्यक्ष है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सदस्य के रूप में कौन शामिल होता है, तो सदस्य तो ये रहेगा, ये गृह मंत्री, लेकिन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। किसकी नियुक्ति करनी, किसकी नहीं। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसको सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। 14 सदस्य होते हैं इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं। अच्छा, ये वाला सवाल बोल रहा बनाने के लिए, बताओ ये वाला लाइन हमसे अक्सर गलत होता है। अच्छा चलो देखते हैं एक बार। थ्योरी नोट्स